गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ चुके हैं, सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जब हम लोग खेत को तैयार करके, मिट्टी को तैयार करके उसमें बीज डाल देते हैं, तो बीज डालने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उपज को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तभी उपज ज़्यादा होगा, प्लांट ज़्यादा बनेंगे, क्रॉप ज़्यादा तैयार होंगे। तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट है फैलो फीड। फैलो का मतलब होता है टू नॉट कल्टीवेट, यानी खेत को ऐसे ही छोड़ देना, एक दो सीजन तक उसको कल्टीवेशन नहीं करना, उसमें क्रॉप नहीं होगा। यदि होता क्या है कि जब हम एक ही तरह के प्लांट को लगातार बोते जाते हैं, एक ही तरह का क्रॉप उगाते जाते हैं फील्ड में, तो एक खास तरह के न्यूट्रिएंट की मिट्टी में कमी हो जाती है। अब उस न्यूट्रिएंट की कमी पूरी कैसे होगी, तो उसके लिए एक मेथड है फैलो फीड। उसके लिए क्या करते हैं कि खेत को कुछ सीजन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें का जो सॉइल है वह न्यूट्रिएंट को रीगेन कर लेगा, पुनः से न्यूट्रिएंट को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। सेकेंड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जैसे मान लीजिए कि हम एक ही तरह का फसल लगातार हम उगाते जा रहे हैं, एक ही तरह के क्रॉप का कल्टीवेशन करते जा रहे हैं। जैसे केवल राइस बो रहे हैं, फिर अगले सीजन में राइस, फिर राइस, ऐसे ही बोते जा रहे हैं। तो राइस मिट्टी से एक खास तरह के न्यूट्रिएंट को ले रहा है, तो उस खास तरह के न्यूट्रिएंट की हमेशा कमी हो जाएगी। ठीक है। तो बाद में वह क्रॉप का कल्टीवेशन सही से नहीं हो पाएगा, क्रॉप ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तब क्या करते हैं कि हम लोग क्रॉप का रोटेशन करते हैं। क्रॉप का रोटेशन कैसे करेंगे, जैसे बहुत सारे क्रॉप रोटेशन के पैटर्न, जैसे राइस, पल्सेस। राइस के बाद उस फील्ड में, उस खेत में पल्स उगा दिए, उसके बाद फिर जूट डाले। या एक और पैटर्न है राइस के बाद व्हीट, फीट, पल्स, मस्टर्ड। ये सीजन वाइज राइस, व्हीट, पल्सेस, मस्टर्ड, इस तरह से हम लोग यदि उगाते जाएंगे, क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी पल्सेस आ गया, इसमें भी पल्सेस आ गया। आखिर पल्सेस में ऐसा क्या होता है जिसके चलते हम उसको बीच में डालते जाते हैं? तो देखिए, पल्सेस जो होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनका जो रूट होता है, रूट में जैसे मान लीजिए ये रूट्स है, ये प्लांट का ये रूट हो गया। अब इसमें जो रूट हेयर्स निकले रहते हैं, ये रूट हेयर्स के थ्रू बैक्टीरिया जो है वह चला जाता है रूट में। इस रूट हेयर्स के थ्रू क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। अब यह बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर ध्यान से सुनिए, पल्सेस को लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं क्योंकि पल्सेस, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं, ये सॉइल से एक खास तरह के बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी एक खास तरह का बैक्टीरिया सॉइल से रूट हेयर के माध्यम से कहाँ चला आता है? रूट में। अब रूट में आने के बाद क्या होता है कि ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं, ये बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। उसके बाद ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और उस अमोनिया से प्रोटीन बनता है। तो ये क्रॉप रोटेशन से देखिए कितना फायदा हुआ। यदि किसी खास तरह की न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो पल्सेस से हम लोग उसको रीगेन कर लिए। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है।
उसके बाद है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है कि एक पैकेट में एक खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या किया जाता है कि उसको, जैसे पैकेट को मार्केट से खरीदते हैं, उस पैकेट में खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और मार्केट से खरीद करके उसको सीड में मिला करके या ऐसे ही सॉइल में डाल देते हैं। तो सॉइल में डालेंगे तो क्या होगा कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे और कुछ खास तरह के डिजॉल्व न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कहलाते हैं बायो फर्टिलाइजर। ये एक पैकेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पैकेट होता है, उसको हम लोग सॉइल में मिला देते हैं और वे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और जो सॉइल में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर है मैन्यूर। मैन्यूर जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसान खेतों में जब फसल उगाते हैं तो उसके, जैसे मान लीजिए कि गेहूं के सीजन में और धान के सीजन में क्या होता है कि ऊपर से जो उसका सीड है उसको हम लोग काट लेते हैं और नीचे जो डंठल होता है उसको छोड़ देते हैं, स्टेम को छोड़ देते हैं और बाकी जो फ्रूट्स वगैरह है उसको काट लेते हैं। तो स्टेम को छोड़ देते हैं तो वह रेसिड्यू हो गया। जैसे मान लीजिए ऊपर से गेहूं का बाल केवल काट लिया, धान का बाल केवल काट लिया और डंठल को छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद क्या किए कि उसको हम लोग प्लाविंग करके, हल जोत करके उसको खेत में मिला दिए तो मैन्यूर बन जाता है। या जो एनिमल्स होते हैं उनके जो डंग होते हैं, एनिमल डंग, वे भी मैन्यूर का काम करते हैं, ठीक है। तो प्लांट रेसिड्यू हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया और एनिमल डंग, ये मैन्यूर का काम करते हैं। एक कंपोस्ट होता है, जो मैन्यूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन द्वारा बनाया जाता है उसको कहा जाता है कंपोस्ट। इसको क्या किया जाता है कि पीट में मैन्यूर को रख करके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है या वेस्ट मटेरियल जो है, पीट में वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को रख करके और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं और वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट सब्सटेंस से क्या करता है कि मैन्यूर तैयार करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पीट के अंदर वेस्ट मटेरियल से जो मैन्यूर तैयार किया जाता है वह कंपोस्ट कहलाता है। तो ये भी एक तरह का मैन्यूर है। एक ग्रीन मैन्यूर होता है। ग्रीन मैन्यूर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मैन्यूर के रूप में उगाया जाता है, खाद के रूप में उनका इस्तेमाल, उनको इसीलिए ग्रो कराया जाता है, उनका इसीलिए कल्टीवेशन किया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल खाद के रूप में, मैन्यूर के रूप में हो सके। जैसे ब्लैक ग्राम है, क्लस्टर बीन है, इन सब का यूज, इन सबको इसीलिए ग्रो कराते हैं, इनका कल्टीवेशन इसीलिए होता है कि इनका यूज मैन्यूर के रूप में होता है, इनको ग्रीन मैन्यूर कहा जाता है। अगला सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कई तरह के होते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, पोटासिक फर्टिलाइजर होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होता है, तीनों का मिक्स भी होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एनपीके फर्टिलाइजर्स होता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जिनमें फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं और पोटेशिक फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम के कंपाउंड होते हैं। आजकल कुछ ऐसे भी केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हम लोग देखें कि सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे। जब हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो आपको वेरियस स्टेप बताया गया है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। पहले सॉइल का प्रिपरेशन और उसके बाद सोइंग ऑफ सीड, आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जितना अधिक रहेगी उतना ही क्रॉप ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा किसान को, फार्मर को। तो सॉइल की फर्टिलिटी
को इम्प्रूव करने के लिए ये सभी मेथड्स देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।